हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, हमारी नाबार्ड सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन की समरी। दोस्तों, मई 2021 का जो इश्यू हमारा प्रमोटिंग इनोवेशन पे था, वो आपके एआरडी सेक्शन एज वेल एज ईएसआई सेक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नॉट ओनली फॉर द जनरल अफेयर्स या फिर डायनामिक पार्ट, ऑल्सो फॉर स्टैटिक पार्ट। तो ये आपके नाबार्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही वो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एग्जाम भी लेकर आया है स्ट्रिंग बी चैलेंज। इसमें क्या है, नाबार्ड ग्रेड ए का स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा सिमिलर पैटर्न ऑफ द नाबार्ड एग्जाम, जैसे नाबार्ड का एग्जाम होता है सिमिलर पैटर्न में हम लोगों ने एक एग्जाम डिजाइन किया है आप सभी के लिए स्कॉलरशिप के लिए। तो सारे ही सेक्शंस इसमें होंगे, आप जरूर टेस्ट दें। टेस्ट देने से आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा, साथ ही साथ आप अपने आप को खुद भी एनालाइज कर पाएंगे और आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग पता चलेगी। सो दोस्तों, ये एक सबसे बेस्ट मीडियम है अपनी प्रिपरेशन को जानने का। और साथ ही जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको 100% डिस्काउंट मिलेगा हमारे नाबार्ड ग्रेड ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन कोर्स में। उसके बाद नेक्स्ट 50 को 50% एंड 30 को 30% एंड रिमेनिंग पार्टिसिपेंट को 15%। सो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए। आपको इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको अपनी नेशनल लेवल पे रैंकिंग पता चलेगी और दूसरा साथ में आपको जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें हैवी डिस्काउंट मिल सकेगा या आपको फ्री भी मिल सकते हैं अगर आप टॉप 3 पोजीशन में आते हैं। तो दोस्तों, इसको देना ना भूलें, याद रखें 16 जून 2021। ओके, सो कमिंग टू द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की जो वर्ल्ड में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है वो हमारी जो 52 हुआ करती थी 2019 में, विद इन 1 ईयर वो कितनी हो गई है 48। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा देश काफी आगे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन किया है कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन 2020, जिसमें कि 64% पॉपुलेशन की क्या है, वर्किंग एज ग्रुप की। साथ ही साथ अगर आप इंडिया का पूरा देखें, पॉपुलेशन 1.35 बिलियन पीपल, ओवर 200 मिलियन स्टूडेंट्स, और जिसमें लगभग 10,500 हमारे पास इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सिमिलर नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स भी हैं, और ओवर 150 मिलियन यंग इंडियंस आर अबाउट टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो वर्क के लिए आने वाली है, तो ये इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अडेप्ट करने के लिए काफी अच्छी है। अगर हम इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर हम कह सकें कि वो सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमारे माइंड को कैसा होना, अडेप्टिव। आज हमको अपने माइंड को अडेप्टिव माइंडसेट देते हुए उस अप्रोच को आगे बढ़ाना है, ताकि जो हमारा एक बहुत बड़ा गैप है कस्टमर की रियल डिमांड और सप्लाई के बीच में, उसको हम फीजिबल सोल्यूशन से कंप्लीट कर सकें। सेकंड इज द बीइंग डिजिटल। डिजिटल इज द डिमांड ऑफ टाइम, ये तो आप सभी को पता है, इस पे नहीं जाएंगे हम। बिल्डिंग कॉर्पोरेट रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बिल्डिंग कॉर्पोरेट रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो एक बहुत अच्छा अपने रिजल्ट शो कर सके, और अकेले से कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमको चाहिए होती है। देन फोर्थ एंड द फाइनल इज द बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एजाइल। अगर आप फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस टाइप से वर्क कर पाता है, मशीन के बराबर। जैसे मशीन की इफिशियंसी कितने भी टाइम बढ़ सकती है, तो सिमिलरली अगर कोई इंसान फ्लेक्सिबल है तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो बीइंग फ्लेक्सिबल एजाइल होना, अगर ये चारों चीज हमारे अंदर हैं तो हमारे सक्सेस से कोई भी दूर नहीं कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अटल इनोवेशन मिशन। तो उसमें सबसे पहले है अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि स्कूल लेवल पे है। लास्ट 3 साल में हमने देखा अटल इनोवेशन मिशन में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश किए गए ग्रेड 6 से ग्रेड 12 तक के स्कूल्स में, जहां पे उनको इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया गया। देन इज द अटल इंक्यूबेटर्स, जो कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री लेवल का मिशन है। इसमें क्या किया गया, क्रिएशन एंड सपोर्टिंग ऑफ द इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि हम सभी को पता है ग्रेजुएशन के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट्स वर्किंग एज में कदम रखता है, तो वहां पे उसका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला ना हो, वो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर की तरफ ध्यान दे। इसके लिए अटल इनक्यूबेटर्स एट यूनिवर्सिटी लेवल। देन इज द अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो ये कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर गवर्नमेंट खोल रही है, सर्विंग अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन कम्युनिटी ऑफ द इंडिया टू प्रमोट द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन टू अनसर्व्ड या फिर अंडर रिजर्व्ड रीजन्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग टीयर 2 एंड टीयर 3 cities as well as in the aspirational districts, या हम कह सकते हैं तो ट्राइबल, हिली एंड द कोस्टल एरियाज। तो ये कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। देन इज द अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है कि स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन, प्रोडक्ट नया कुछ प्रोडक्ट बनाए, नई कुछ सर्विस बनाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज स्टार्ट किया है, टू क्रिएट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशंस हैविंग नेशनल सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट।
तो इन्होंने 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज इन पार्टनरशिप विद 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया हुआ है। देन इज द अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, अराइज उसे हम कहते हैं। तो ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज को स्टिमुलेट करने के लिए है, सो टू promote innovation in the MSME or the startup sector. Then is the mentorship and partnership, तो ये collaborating with public, private, NGOs, academia, institution। तो आप एक टाइप से देख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर भी मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, एनजीओज भी और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे एक साथ आके हमारी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटर कर सके और उसको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जा सके। देन इज द एम्पावरिंग द नेशन थ्रू नारी शक्ति। तो हमको पता है कि हमको अगर अपने नेशन को एम्पावर करना है तो विदाउट विमेन हम वो नहीं कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला कदम क्या था, जो लैंडमार्क पॉलिसी चेंज था वो 1992 में था बाय द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का था, जिसमें 33% सीट्स रिजर्व की गई स्पेशली फॉर द विमेन, ताकि उनका पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन बढ़े पंचायती राज में। तो ये सबसे पहला लैंडमार्क कदम था। उसके बाद अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई। 1940s में जो 2000 हुआ करती थी, 2017 में वो 145 है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने पोषण अभियान लॉन्च किया 2018 में। अभी गवर्नमेंट ने इस साल पोषण अभियान 2.0 लॉन्च किया है, सो दैट की न्यूट्रिशनल आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के इंप्रूव हो सके। देन इज द जननी सुरक्षा योजना, ये आप सभी को पता है, टू लॉन्च एंड इंश्योर सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थ्रू कैश बेनिफिट विद लक्ष्य लेबर एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। साथ ही साथ कैश इंसेंटिव्स देने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें सबसे फेमस है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें कि 6000 रुपीज तक के कैश बेनिफिट्स डिलीवरी के बाद विमेन को दिए जाते हैं। देयर इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम मिड डे मील कहते हैं। उससे हमारे दो एम फुलफिल हुए, एक तो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिला हमारी जो जनरेशन थी उसको, और साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन का टारगेट भी पूरा हुआ। देन इज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ केवल डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो को ही नहीं एड्रेस करती है, बल्कि जो पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ, और साथ ही उनको एजुकेशन से जो पीछे एक कदम रखा जाता है, तो उसको भी एनकरेज करने के लिए और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड हो सके, तो उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च की गई। टोटल सैनिटेशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस किया गया। देन इज द टेकिंग अलाइड सेक्टर टू द न्यूअर हाइट्स। तो अलाइड सेक्टर बेसिकली जो एग्रीकल्चर का जो अलाइड पार्ट है, जिसमें बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री या फिर बेसिक फार्मिंग के अलावा जितने भी वर्क हो सकते हैं वो हम अलाइड सेक्टर में देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 7 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है, साथ ही साथ स्कीम्स भी लॉन्च की है। हमने सातों पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। तो इरिगेशन हो सके, इरिगेशन हर फील्ड को मिल सके, उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके 4 डिफरेंट कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट माइक्रो इरिगेशन में पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी है। सेकंड इज द प्रोविजन ऑफ द क्वालिटी सीड्स न्यूट्रिएंट्स ऑन सॉइल हेल्थ ऑफ ईच फील्ड। तो इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है। इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन्स टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस। तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडिशन थ्रू फूड प्रोसेसिंग। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज स्कीम लॉन्च की है। देन क्रिएशन ऑफ नेशनल मार्केट रिमूविंग डिस्टॉर्शन ई प्लेटफॉर्म अक्रॉस 585 स्टेशन, ऑल्दो अभी 1000 हो गया और 1000 का एम इस बार फिर से है, तो ये ई नैम है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ताकि रिस्क मिटिगेट किया सके और फार्मर इनोवेटिव हो सके, तो उसके लिए पीएमएफबीवाई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। देन इज द प्रमोशन ऑफ एंसिलरी एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, बी कीपिंग, फिशरीज। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पोल्ट्री या फिर बी कीपिंग या इन सार्वी के लिए इंडिविजुअल स्कीम बनाई है। गवर्नमेंट सभी जो ये सातों पॉइंट है इन पे वर्क कर रही है, ताकि जो हमारा एलाइड सेक्टर है उससे हम नई हाइट पे जा सके। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया, वो अभी 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट है। ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है इंडिया में, और ये रैंक 5th करती है इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो अभी भी क्योंकि इसमें हम फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। फिशिंग सेक्टर की बात करें तो हमारा 7.73% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है। हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो 46,589 रुपीज है 2018-19 में। तो आफ्टर 5 ईयर तो ये 1 लाख करोड़ करना है। इंडिया टुडे हैज अटेन्ड द स्टेटस ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर एंड 4th लार्जेस्ट फिशिंग एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड। देन इज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। मोदी जी ने इसे लास्ट ईयर लॉन्च किया था विद द बजटरी आउटले ऑफ 20,050 करोड़ रुपीज। तो इसका बेसिक एम क्या था कि जो फिश फार्मर है उनकी भी इनकम डबल की जाए। तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट है। पहला प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, दूसरा
जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, एंड थर्ड इज एक्सपोर्ट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमको फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, साथ ही वो हमारा टोटल फिश प्रोडक्शन हो चाहे वो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग हो, तो इसके लिए टारगेट सेट किया है बाय द एंड ऑफ 2024 एंड 25। देन इज द सिल्क समग्र सेंट्रल सिल्क बोर्ड की एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2017 से 20। तो इसमें सेरिकल्चर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को ऐड किया गया। देन इज द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2014 में लॉन्च किया था। उसका बेसिक जो एम है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स, जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ बोवाइन पॉपुलेशन है, एनहांसिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइंस, देयरबाय मेकिंग मिल्क प्रोडक्शन मोर रिनोवेटिव टू फार्मर। अभी क्या हुआ, क्रॉस ब्रीड्स के आने के बाद जितना भी हमारा इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स थी वो सारी की सारी ही मिक्स्ड हो गई। तो अभी उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया हुआ है। देन इज द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये किसान संपदा योजना स्कीम है, क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रिजर्वेशन कैपेसिटी ऑफ modernization or expansion of existing food processing units with a view to increase the level of processing value addition and leading the reduction of wastage। तो सिर्फ हम केवल अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तक ही लिमिट ना रहें, उसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी जाएं, उसमें वैल्यू एडिशन के लिए भी जाएं, और ताकि उससे क्या होगा, हमारा वेस्टेज रिड्यूस हो सकेगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा या हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDS। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो ओवरऑल ग्रोथ हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% टोटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में खर्च करती है इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन स्टेट, एंड बाकी स्टेट्स में 40%। तो ये बेसिकली जो होलिस्टिक ग्रोथ है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, वेदर इट इज ओलियरिकल्चर और वेदर इट इज पोमोलॉजी एंड वेदर इट इज फ्लोरिकल्चर, ये सभी में वर्क करता है। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एट हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ने अभी चलाया हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुरुक्षेत्र मई 2021 के इशू के बारे में, जिसमें सबसे पहला था कि इनोवेशन और दूसरा था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के बारे में। तो दोस्तों ये सारी ही चीजें आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने एग्री और अलाइड एक्टिविटीज के लिए कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो विजिट आवर एग्रीबी चैनल, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर से कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेके आते हैं। जाने से पहले मैं फिर से आपको बताऊं कि FCI टेक्निकल का कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर आपने अभी नहीं लिया है तो जरूर लें, क्योंकि जुलाई में इसका एग्जाम हो सकता है। तो अभी भी आपके पास अराउंड 40 डेज है, आप 40 डेज में इसको कवर कर सकते हो। हमारे कोर्स में आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे फॉर योर डाउट क्लियरिंग। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको सेशंस मिलेंगे, तो आप अभी एनरोल करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।